Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to derive radius and energy of an atom. Okay, so let's start. Now consider an atom having an electron E moving around the nucleus. न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है with charge Ze. ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज E है और Z जो है उसका एटॉमिक नंबर है, मास m है और सपोज करो कि वो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस यानी r नाम की रेडियस जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी के साथ. ठीक, अगर हमने न्यूटन लॉ पढ़ा है तो ऐसे ही हमें कूलम्ब्स लॉ भी समझना है जो कि फर्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी हम उसका डायरेक्ट यूज़ करें. Here Q1 and Q2 are the two forces, चार्जेस. ठीक है, तो यहाँ पे E और E क्या है, दो चार्जेस. ठीक, Z क्या है, उनका चार्ज है, तो ZE डॉट E. ठीक, एक का चार्ज ZE है और दूसरे का केवल E है. 4π/ε0 और R जो है उनके बीच की डिस्टेंस है. एप्सिलॉन की वैल्यू दी है, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है ये. ठीक है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में करूँगी, फ़िलहाल आपको इसको एज इट इज़ यूज़ करना है. ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग हमने पहले ही देख लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग mv²/r होता है फोर्स. ठीक, उसके बाद दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसको ना तो रिपल हो रहा है ना अट्रैक्ट होने देगा. तो यानी हम मान सकते हैं दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू हम कंपेयर कर लेते हैं. जो हमने कूलम्ब लॉ से फोर्स की वैल्यू लिखी थी और जो अभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो वैल्यू लिखी है. ठीक है, इससे R कैंसिल हो जाएगा और R की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई. बोहर के पोस्टुलेट में हमने पहले ही देख लिया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में. हमने थर्ड इक्वेशन भी लिख ली और उससे वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल ली. ठीक है, लिख सकते हैं. अब इसी वैल्यू को हम कहाँ, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. अब हमने जब वैल्यू को पुट किया तब हमारे पास इस तरह का एक रिज़ल्ट मिल गया. हमने इससे R यानी रेडियस के फॉर्मेट में सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करके इक्वेशन नंबर 5 निकाल ली है. ठीक है, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसे हमें करना खुद ही आना चाहिए. और यहाँ हम अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर हम कोई चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं या हटा रहे हैं तो हम उसको किस तरह से रख सकते हैं. ठीक, जो कैंसिल होगा उसे काट देंगे. सिर्फ मैथमेटिक्स से आप पेन पेपर लेकर ही इसे सॉल्व करें. लास्ट इक्वेशन नंबर 5 रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ एन एटम. वी कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द radius of any kind of atom. For hydrogen atom, so the atomic number is 1. We put all the values and then calculate the radius of hydrogen atom also. ठीक है, जितनी भी कांस्टेंट नंबर्स हैं हम h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, बाकी सारी वैल्यूज़ को भी हम पुट कर देंगे और जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें हाइड्रोजन एटम की रेडियस इस लास्ट वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगी. n² और बाकी सबको a पावर 0 से रिप्रेजेंट किया. ये जो है 6th इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन एटम की रेडियस को. ठीक है, A0 एक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन था, कांस्टेंट है. ठीक है, इसकी वैल्यू हमने इसके इक्विवेलेंट मानी है ε0 h²/e²πm. सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हाइड्रोजन के लिए और हम इसकी वैल्यू को पुट करके हम इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी रेडियस जो है यहाँ n कौन से नंबर की ऑर्बिट के लिए, तो n 1 ऑर्बिट के लिए है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो हम 2 लिख देंगे. ठीक है, और इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इस तरह से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने आपको पहले ही कहा था फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी पहली ऑर्बिट के लिए जो रेडियस आएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, यहाँ रेडियस जो है एंगस्ट्रॉम है यानी 10⁻⁻⁻10. ठीक है, कितना छोटा रेडियस है देखिए.
n की पावर 2 पे वो वैल्यू 4 हो जाएगी, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.11 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। 3 के लिए 9 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4.75 एंगस्ट्रॉम, और एंड सो ऑन। हम जितनी चाहे उतनी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए वैल्यूज़ हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी, तब हम इस तरह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में V की वैल्यू चूँकि हमें पता है, वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को सम को हम टोटल एनर्जी मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाली जा सकती है, हाफ mv², V की वैल्यू को हमने रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी, यही एनर्जी जो है नेगेटिवली लिखी जा सकती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की 0 होती है, ठीक। ये हमने पहले भी देख लिया है। जब हम इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखेंगे, आप ऑलरेडी अगर डेरिवेशन साथ साथ करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 7th इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यू जब रखी तब हमें एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला मिला, -Ze²/8πε0r, ठीक है। ये 8th इक्वेशन बन के आ गई है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तभी आएगा ये, ठीक है। आर की वैल्यू को हम 5 से 8th में रखेंगे और इस तरह से फिर कैलकुलेट करेंगे एनर्जी के लिए। 9th इक्वेशन बन जाएगी, हाइड्रोजन एटम फिर हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और फिर एनर्जी की वैल्यू हम हाइड्रोजन एटम की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे, जब हम Z एटॉमिक नंबर को 1 रख देंगे। ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी बना देगा और जो चीज़ें ओमिट हो सकती हैं उन्हें हटा देगा, ठीक है। स्कीप होने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बचेगी, उसमें भी जिन कांस्टेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं उनको रख देंगे, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो इस तरह से होगी, एनर्जी वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक, वो भी -k/n², ठीक है। जूल में 10⁻⁻18 जो है ये क्या आ रहा है, ये है कांस्टेंट की वैल्यू। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पर वह एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करेगा ये एक मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इसके डिफेक्ट्स में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे तो अवोगाद्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। और एनर्जी जो है कैलकुलेट हाइड्रोजन एटम के लिए की जा सकेगी, ठीक है। 1.008 ग्राम के एटम के साथ जो भी एनर्जी एसोसिएट हो रही है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से 1.313.315 1/n² किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसे कन्वर्ट किया है हमारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। और इसी तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को हाइड्रोजन एटम के लिए लिख सकते हैं और इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एन जो है ऑर्बिट नंबर बता रहा है, एन की जगह 1 2 3 स्क्वायर करके हम वैल्यूज़ को जब लिखेंगे तब आसानी से एनर्जी हमें मिल जाएगी। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं और अदर एनर्जी लेवल्स एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब हम बोहर्स मॉडल की डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या रीज़न रहा कि ये एटॉमिक मॉडल भी एक फेलियर एटॉमिक मॉडल बन के रह गया, जिसमें पहला ये था कि जो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन की निकल के आ रहे हैं, ठीक है, बोहर के अकॉर्डिंग, जिसमें वन एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, बट ये रेडिएशंस एक्सप्लेन बोहर नहीं कर पाया। वो केवल इतना कह पाया कि एनर्जी एक्सचेंज तो हो रही है, बट वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जंप क्यों कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बोहर की थ्योरी ने बहुत सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस के बारे में बताया, बट ये साथ साथ प्रिडिक्ट किया कि ये एक सीरीज़ ऑफ लाइन एग्जिस्ट करती हैं, बट बाद में धीरे धीरे जब और स्टडी की गई तब ये रियलाइज़ किया गया कि ये जो सिंगल लाइन हम एक्चुअली में सोच के बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये सेवरल लाइंस हैं बहुत पास पास, और हमें ऐसा फील होता है कि ये केवल एक ही लाइन है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के को एक्सप्लेन
पूरी तरह से नहीं कर पाया था। बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उससे सिमिलर एटम्स को भी वो एक्सप्लेन कर पाई, बट वहीं पॉली इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन बोहर्स की थ्योरी सक्सेसफुली नहीं हुआ। इनको एक्सप्लेन करने के लिए वो अनसक्सेसफुल था, फेल था, इसलिए भी बोहर की थ्योरी को एक्सेप्टेबल नहीं माना गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना रहा जीमन इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में स्पेक्ट्रम अपने नेचर को एक सिंगल लाइन से किस तरह से स्प्लिट करके एग्जिबिट करता है, इसे हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है स्प्लिट हो जाता है, नंबर ऑफ लाइन वेव्स हमें वहाँ पे दिखने लग जाती हैं, स्पेक्ट्रम की लाइन्स हमें मिलने लग जाती हैं। ठीक, ये भी क्यों हो रहा है, वो बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे ही स्पेक्ट्रम्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और वो स्प्लिट हो रही, तो उससे तो हमने जीमन इफेक्ट किया कहा, बट एक शार्क इफेक्ट भी होता है, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में इन्हीं लाइंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखें, ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तब तो ये सिंगल लाइन रहती है, बट अगर हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो यही लाइंस जो है स्पेक्ट्रम की वो स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को स्टार्क इफेक्ट कहा और इसे भी बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बोहर की थ्योरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन घूमते इसी में उलझ कर रह गई, बट एक्चुअली में बाद में प्रूव किया गया कि एक सिंगल प्लेन में नहीं बल्कि 3 डायमेंशन स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, पहला वाला फिगर जो है बोहर की थ्योरी का है और जो एक्चुअली फिगर है वो सेकंड फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी बोहर्स नहीं कर पाया। एक और फेल होने का रीज़न ये था कि बोहर ने बताया कि एटम जो है एक डेफिनेट डिस्टेंस पे न्यूक्लियस प्लेस्ड रहता है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट की डिस्टेंस फिक्स है, न्यूक्लियस एक ही जगह है और इलेक्ट्रॉन भी एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस आइडिया इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में से हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से मतलब ये वाली जो थ्योरी थी ये कंट्राडिक्ट हो रही थी, बिल्कुल अलग जा रही थी। ठीक है, और हाइजेनबर्ग की थ्योरी में ये चीज़ जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी थी कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम पार्टिकल का जो है वो सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता उसकी बनी हुई रहती है, हम फिक्स उसको कैसे बता सकते हैं। तो ये सभी रीजंस के कारण बोहर की थ्योरी फेल मानी गई और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और यहाँ इस टॉपिक पर आकर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। Not face any problem to solve this topic and derivation, but if you find any query or any problem, then please write down on comment box #with your name. Thank you. Keep learning. Stay safe.